हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का यह प्रश्न और यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो ज़्यादा समय को ख़राब ना करते हुए आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो आज का साथियों जो हमारा पहला प्रश्न है, सामान्य निषेचन होता है। साथियों, ज़्यादातर जो निषेचन की क्रिया होती है वह कहाँ होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनियों में। साथियों, अंडवाहिनियों में सामान्यतः ज़्यादा निषेचन होता है, तो आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? साथियों, किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेजेंटा के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको याद रखना है। कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव्य में तैरता है? साथियों, गर्भाशय में जो मानव का भ्रूण है वह किस द्रव्य में तैरता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, अमनियाटिक द्रव्य में। साथियों, जो अमनियाटिक द्रव्य है इसमें मानव भ्रूण तैरता है गर्भ में, तो याद रखना है आपको। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? साथियों, दो युग्मकों का जो संयोजन है, अभी आपने पहले प्रश्न में देखा था कि जो मेल का साथियों शुक्राणु होता है, मेल का जो शुक्राणु होता है साथियों, और फीमेल का जो अंडाणु होता है, इसी के संयोजन को साथियों आप कहते हैं निषेचन की क्रिया। मैंने शॉर्ट में समझाया है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बेसिक में जाऊंगा तो वहाँ ज़्यादा लंबी वीडियो भी बन सकती है। इस चक्कर में मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी मुझे पता है कि आपको पहले से ये चीज़ें पता होंगी। तो साथियों, दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निषेचन। साथियों, दो युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भाशय में शिशु विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? साथियों, गर्भाशय में जो शिशु है भ्रूण अवस्था में, उसकी जानकारी के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? उसके विकास की जानकारी के लिए, उसके पालन पोषण जो हो रहा है गर्भ में, उसकी जानकारी के लिए साथियों अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। तो कितना भी घुमा फिरा के पूछे आप आंसर दे सकते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? साथियों, भ्रूण के विकास के लिए, एम्ब्रियो के विकास के लिए साथियों किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो हिंदी में आपका हो जाएगा बीजांडासन, और इंग्लिश में आप कह सकते हैं, इंग्लिश में साथियों आप कह सकते हैं प्लेजेंटा। प्लेजेंटा आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करती हैं। साथियों, मुख के द्वारा जो खाई जाती हैं गर्भ निरोधक गोलियां, वह क्या करती हैं? उनका कार्य क्या होता है? तो वह अंड उत्सर्जन को रोक देती हैं। साथियों, अंड उत्सर्जन को वह प्रतिबंधित कर देती हैं, उन्हें रोक देती हैं, जिससे अंडे का निर्माण नहीं होता है ओवरी में। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? साथियों, इनमें से कौन सी स्थिति है जो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? ज़्यादातर लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है बताना चाहूँगा साथियों। टेस्ट ट्यूब बेबी, यह इसका जो साथियों निषेचन है वह बाहर होता है, और विकास आपका कि कहाँ होता है? गर्भ में ही होता है, लेकिन उसको निषेचित जो अंडा है साथियों उसको गर्भ के बाहर ही निषेचित कर दिया जाता है। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी साथियों जिसका नाम था डॉली, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो था साथियों उसका नाम था डॉली, आपको याद रखना है। और यह एक भेड़ थी, यह एक भेड़ थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों का लिंग निर्धारण, साथियों जो बच्चों का लिंग निर्धारण है वह होता है किसके द्वारा होता है साथियों? तो यह गुणसूत्र के द्वारा होता है। और ज़्यादा अंदर तक अगर आप देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, तो यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अगर पिता का गुणसूत्र बाई है और माता का गुणसूत्र यक्स है, 23वां गुणसूत्र साथियों, 22 तो सामान्य होते हैं, आप सभी को पता है 22 माता और पिता दोनों में सामान्य होते हैं, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है साथियों वह क्या होता है? माता का तो यक्स ही होता है। अगर पिता का गुणसूत्र बाई हो गया तो यहाँ पे
आप समझ रहे हैं कि पुत्र हो जाएगा, या और अगर दोनों का गुणसूत्र x है तो फिर पुत्री हो जाएगा। इसके संबंध में आपने जरूर पढ़ा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में गर्भकाल होता है। साथियों, मनुष्य में गर्भकाल का समय 9 माह का होता है। आपको याद रखना है, मानव में गर्भकाल का समय साथियों 9 माह का होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं आज के। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। साथियों, जो स्त्रियों की नसबंदी है उसे क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी या ट्यूबेक्टमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। साथियों, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। पुरुषों की नसबंदी को साथियों कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी कहा जाता है साथियों पुरुषों की नसबंदी को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है। साथियों, जो एमनियोसेंटेसिस तरीका है यह किसको बताता है, यह एक तकनीकी है साथियों जो बताती है भ्रूण के लिंग को। साथियों, जब गर्भाशय में भ्रूण होता है उसी टाइम पे पता लगा लिया जाता है उसके लिंग के बारे में कि वह पुत्र है या पुत्री। साथियों, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है हमारे देश में क्योंकि इसका गलत उपयोग किया जा रहा था। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के 14वें प्रश्न को। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। साथियों, जिसमें वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपने जरूर पढ़ा होगा कि ऐसी ग्रंथियां जिसमें वाहिनी नहीं पाई जाती है वह डायरेक्ट रक्त में ही हार्मोन्स या एंजाइम्स को स्रावित करती हैं। उन्हें आप अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं 15वें प्रश्न को। वाहिनी विहीन ग्रंथियां के श्रवण को कहते हैं। जो वाहिनी विहीन ग्रंथियां साथियों उनके द्वारा श्रवण को आप क्या कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके द्वारा क्या स्रावित किया जाता है, तो हार्मोन्स। साथियों, जो हार्मोन्स हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है जिनमें वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। साथियों, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। साथियों, जो थायराइड है इसका आकार भी पूछा जाता है, तो थायराइड ग्रंथि साथियों एच आकार की होती है। आपको याद रखना है इसका जो आकार है एच आकार का होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों शरीर की कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में अगर पूछा जाता है साथियों तो यकृत हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है साथियों यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आपको याद रखना है सबसे छोटी ग्रंथि होती है जिसका वजन मात्र 0.6 ग्राम होता है। आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट होता है साथियों वह 0.6 ग्राम होता है। यह भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहा है। और साथियों, एक एड्रीनल ग्रंथि से पूछा जाने वाला सवाल है साथियों जो बार बार दोहराया जाता है कि लड़ो उड़ो हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर साथियों कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। साथियों, यकृत को कहा जाता है कि यह अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बीच की कड़ी है। तो आपको याद रखना है अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतःस्रावी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। साथियों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहिनी विहीन ग्रंथि। पढ़ते हैं आप आज के अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। साथियों, इनमें से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है, तो आपको याद रखना है स्टमक अमाशय यह एक ग्रंथि नहीं है। बाकी थायराइड, यकृत, अग्नाशय यह सभी साथियों क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि हैं, चाहे बहिर्स्रावी हो चाहे अंतःस्रावी हो। कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, मास्टर ग्रंथि के नाम से जो सभी ग्रंथियों पर अपना अधिकार रखती हो या सभी ग्रंथियों को साथियों अपने हिसाब से चलाती हो, उसे आप कह सकते हैं मास्टर ग्रंथि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। आज का हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है साथियों,
मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि है साथियों, जिसे जिसका वजन अभी हमने आपको बताया था 0.6 ग्राम होता है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार साथियों अपना सपोर्ट बनाए